फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर हैं निम्रा अहमद, उसकी ये 19वीं एपिसोड का सेकंड पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड के सेकंड पार्ट को बगैर किसी देर के। माहिर फरीद उसे दूर से अस्पताल की राहदारी में दिखाई दे गया। सर झुकाए मोबाइल के बटन दबाता कुछ उलझा हुआ। ज़ारा के कदम सुस्त हुए, गहरा सांस लिया। अस्पताल की मखसूस महक नथनों से टकराई जो एंटीसेप्टिक दवाइयों के जैसी थी। मुझे इतनी देर से क्यों बताया ज़ारा? वो तेज़ी से उसकी जानिब आया, आंखों में शिकवा था। मुझे इतनी देर से क्यों बताया माहिर? आवाज़ बुलंद और माथे पे बल थे। माहिर के तने असाब ढीले हुए। ये मेरा राज था, न मेरा फैसला। अबरू से बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया। लेकिन आई एम सॉरी। ज़ारा ने गिलामेज़ नज़रों से उस दरवाजे को देखा जिसके पार मालिक फरीद थे। बाबा ने मुझे कभी इतना मजबूत समझा ही नहीं कि। खैर तुम कैसे हो? गौर से उसे देखा। माहिर के चेहरे पे फिर से नदामत उभरी। उस दिन के लिए फिर से माजरत। मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इट्स ओके। वो जबरन मुस्कुराई। मगर वो कहे जा रहा था मगर मेरी मजबूरी थी। माला एक मसले में थी, पुलिस केस बन सकता था। जानती हो ना, मैंने उससे वादा किया है कि उसके बेटे को ढूंढूंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। माला, फिर माला। लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुरा दी। ऑफ कोर्स, मैं समझ सकती हूँ। हल्का सा उसकी कोनी कुछ हुआ। उसने भी हिलाल के लिए बहुत कुछ किया था। वैसे लहजे को सरसरी बनाया। कुछ पता चला उसके बेटे का? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। उंगली और अंगूठे से वो नाक की ऊपरी हड्डी मसल रहा था। किसी पे शक? उसे लगता है कि। उसने सर झटक दिया, जैसे बात करना मुनासिब ना हो। बताओ ना। वो बगौर उसे देख रही थी। तुम जानती हो नगीना बेगम, जो ज़ियाद की माँ थी, ज़ियाद यानी कशमाला का। मैं सबको जानती हूँ माहिर, मुझे नाम नहीं भूलते। वो समझती है कि नगीना के मरने के बाद कोई नया जादूगर उसकी जगह ले चुका है। ज़ारा ने बहुत सा थूक निकला। और तुम भी यही समझते हो? कम ऑन, कोई नया सरकार नहीं है। हम वो सब पीछे छोड़ आए हैं। उसने बेजारी से नाक से मक्खी उड़ाई। ये सब ज़ियाद सुल्तान ने किया है। ज़ारा की आंखों में छंबा उभरा। मगर वो तो जेल में है। वाट एवर। वो चल लम्हे आंखें छोटी किए उसे देखती रही। तुम्हें लगता है बाबा की बीमारी किसी जादू का नतीजा हो सकती है? माहिर ने चौंक के उसे देखा। फिर उसके तासुरात में बेजारी के साथ खफगी भी दर आई। बेकार मत सोचो, मालिक का ट्यूमर बहुत पुराना था। ऐसे केसेस में चंद साल बाद ट्यूमर्स वापस आ जाते हैं। कोई उसे जादू से यूं बीमार नहीं कर सकता। शम्स ने तुम्हारे बाप को किया था ना? वो और बात थी। मालिक का कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो ये करे। फजूल वहम ना पालो। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि। उसने थूक निकला। अगर किसी जादूगर के पास बीमार करने की ताकत हो तो क्या तंदुरुस्त करने की? ज़ारा। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। ज़ारा का सांस भी थम गया। ऐसी बात सोचना भी मत, ना ऐसा कोई इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करना। वो दबा दबा सा घर आया। वरना मैं सारी उम्र तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। उसने जल्दी से नफ़े में सर हिलाया। नहीं सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे एकदम माला की बातों से ख्याल आया था। माहिर के तासुरात बदल चुके थे। वो उसकी तरफ मतवज्जे ना था। वो ज़ारा के कंधे के पीछे किसी को देख रहा था। ज़ारा चौंक के घूमी। सामने से बैरबल फरीद चला आ रहा था। माहिर पे निगाह पड़ी तो उसकी रफ्तार मज़ीद सुस्त हो गई। आइए बैरबल बे, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। बैरबल को एक्सरे करती उसकी आंखों में चुभन थी। बैरबल ने थूक निकला और फीकी मुस्कुराहट के साथ उनकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। बलद की रंग बिरंगी इमारत में वाक़ माला के फ्लैट की खिड़कियों के पर्दे हटे थे। अंदर झांको तो सरसब्ज पौधे जगह जगह रखे थे। लिविंग रूम के साथ मलहका किचन में वो खड़ी थी। काउंटर पे आईपैड रखा था और वो उसकी रोशन स्क्रीन को उंगलियों से जूम कर रही थी। बस इतने ही खदोखाल याद है बहराम बे को। कानों में लगे एयरपोर्ट्स के जरिए पुलिस एहलकार से पूछा। चेहरे पे मायूसी थी। इतने महीने गुजर गए, उन्हें जितना याद था बता दिया, लेकिन इस मबहम स्केच से हम उसको तलाश नहीं कर सकते। उसने भी ठीक से शक्ल नहीं देखी थी उसकी। उसने स्क्रीन बुझा दी, कंधे ढलक गए और जोश मानित पड़ गया। हम कोशिश करेंगे। स्केच की तरह की मबहम खाली खाली सरकारी तसल्ली। उसने रस्मी कलमात के बाद कॉल काट दी। कॉटन कैंडी मैन को तलाश करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे वो उसे कहाँ ढूंढेंगे? उसने माहिर को कॉल करने का सोचा, फिर सर झटक के एयरपोर्ट्स कानों से निकाल लिए। माहिर को ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है, खुद से कहते हुए फ्रीज़र खोला, कीमे का जमा हुआ पैकेट निकाला। वो जहन में कोई स्कीम बना रहा होगा बैरबल की शादी तुड़वाने की। इतना नहीं करेगा कि दिल बड़ा करके उसको तस्लीम कर ले। पैकेट सर्द था, हाथ यख होने लगे। माला ने उसे प्याले में डाल के नल तले रख दिया। अब वो सब्जियां चुन रही थी। आज छुट्टी का दिन था और उसे अगले 3-4 दिन का खाना बना के फ्रीज़ करना था, क्योंकि सोमवार से बोरिंग ऑफिस वीक शुरू हो रहा था।
जवान भाइयों पे ज़बरदस्ती कहाँ की जा सकती है, माननी पड़ती है उनकी बात। लेकिन नहीं, माहिर बे हार थोड़ी मानेंगे। वो अब खुद से बुड़बड़ाते हुए टोकरी में इकट्ठी की गई सब्जियां पानी से गुजार रही थी। माहिर अपनी ज़िंदगी खुद पेचीदा बनाता है, पता नहीं अब क्या करेगा बेचारे बैरबल के साथ। डोरबेल बजी तो उसने नल बंद किया। पानी की धार जो सब्जियों पे गिरती बुलबुले बना रही थी दम तोड़ गई। माला की बिल्डिंग के दरवाजे पे 4 घंटियां लगी थी। हर घंटी अलग फ्लैट में बजती थी। यकीनन किसी ने उसके फ्लैट की घंटी बजाई थी। माला टोकरी उठाए दीवार पे लगे इंटरकॉम के सामने रुकी, बटन दबाया। हेलो। चंद्रमुखी की खामोशी, फिर स्पीकर में आवाज़ गूंजी, कशमाला। सब्जियों की टोकरी उसके हाथ से छूट गई। टमाटर और सब्ज पत्ते फर्श पे बिखर गए। वो इस आवाज़ को भरे मजमे में भी पहचान सकती थी। वो दौड़ के खिड़की तक आई, पर्दा नोच के एक तरफ किया और नीचे झांका। बिल्डिंग के दामन में सड़क किनारे वो खड़ा था। उसी लम्हे उसने चेहरा उठाया, यूँ कि उसकी निगाहें माला से मिली। बरसों पहले एक रात वो मामू के घर के टेरेस पे खड़ी थी और वो नीचे यूं ही खड़ा था। तब भी उसने यूं ही चेहरा उठा के उसे देखा था। वो रात जिसमें चॉकलेट ब्राउनीज की तलखी थी, अस्पताल की राहदारियों के बरक्स उस प्राइवेट स्वीट में एंटीसेप्टिक और स्प्रिट की महक ना थी, बल्कि वो फूलों की खुशबू से मुअत्तिर था। ये वही अस्पताल था जहाँ एक ज़माने में माहिर फरीद रूम 555 में टांग टूटने के एक्सीडेंट के बाद दाखिल हुआ था। बेड की टेक ऊंची किए अब्दुल मालिक फरीद तकियों के सहारे बैठे थे। ऐनक नाक पे जमी थी। डिजिटल पेंसिल से वो टैब की स्क्रीन पे दस्तखत कर रहे थे जो अमार झुक के सामने किए हुए था। बैरबल ने अफसोस से उन्हें देखा। तुम इतना काम क्यों कर रहे हो मालिक? मालिक ने निगाह उठा के उसे देखा। तुम कर सकते हो मेरी जगह। जाओ अमार, इसके सामने रखो, ये फाइल ये कर लेगा। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तीनों में से कोई एक भी मेरे काम संभालने के काबिल होता तो मुझे ये करने की ज़रूरत ना होती। दुरुस्ती से कह के वापस स्क्रीन की तरफ मतवज्जे हो गए। अमार ने जाहिर किया कि उसने मालिक फरीद के तीनों वारसों की ये बेइज्जती लाइव नहीं सुनी तो माहिर ने भी नहीं थी। वो खिड़की के साथ रखी लंबी सीट पे बैठा था। निगाहें मुसलसल बैरबल पे जमी थी जो कोनों में कुर्सी पे बड़ा जमान था और माहिर से नज़रें नहीं मिला रहा था। खैर, ये दोनों तो बहुत काबिल थे आपकी नज़रों में, इसीलिए इनको बताया, मुझे नहीं। ज़ारा उन्हें सुलगती नज़रों से बाप को देख रही थी। वो खिड़की के सामने रखी कुर्सी पर बैठी थी। ब्लाइंड्स उठे हुए थे और दोपहर की रोशनी ज़ारा के पुश से अंदर आती कमरे को मुनव्वर कर रही थी और उसके चेहरे को मज़ीद तारीक। मालिक फरीद ने जवाब नहीं दिया। वो ये बहस उससे इन 4 दिनों में कहीं दफ़ा कर चुके थे। ज़ारा, बस कर दो यार, ये मालिक का फ़ैसला था। बैरबल ने बेजारी से नहीं कहा, बल्कि सोच सोच के एक एक लफ्ज़ अदा किया। और हर आकिल बालिग इंसान की तरह मालिक अपने फ़ैसलों में आज़ाद है। वो अब भी माहिर को नहीं देख रहा था। वो साइड टेबल पे धरे फूलों के ढेर पे नज़रें जमाए कह रहा था। वो हर रंग के फूल थे, लेकिन उन पे अनदेखी नीलाहट बिखरी थी। मालिक फरीद ने निगाह उठा के उसे देखा, फिर वापस स्क्रीन स्वाइप करने लगे। उनके वजूद की ठंड ने वो सारे फूल जमा दिए थे। तुम्हें मालूम हो सकता है और मुझे नहीं, वो फनकारी। मालिक की मर्जी ज़ारा, और देखो मालिक एक अडल्ट है और एक अडल्ट इंसान अपने फैसले करने में आज़ाद होता है। बिल्कुल। माहिर फरीद ने बहुत तवज्जो से सुनते हुए सर हिलाया। चुपती नज़रें बैरबल पे जमी थी। हमें मालिक के फैसले से लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी है। वो इसके साथ जो भी करे दुरुस्त। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले उसने किसको कब बताने हैं ये उसने तय करना है। हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सा थूक निकला। बल आखिर निगाहें माहिर से मिलाई। दुरुस्त। हर इंसान आज़ाद है, जिसकी जो मर्ज़ी आए वो करे। बैरबल फीका सा मुस्कुराया, फिर खनखारा। बारी बारी सबको देखा। मैं आप लोगों से कुछ बात करना। माहिर का फ़ोन बजने लगा तो उसने हाथ उठा के उसे रोका। फ़ोन कान से लगाया। हाँ, मैं आ रहा हूँ, जैसे मबहम अल्फाज कहे। फिर उठ खड़ा हुआ। मुझे अभी कहीं पहुँचना है, मगर तुम्हें कुछ कहना है? रुक के बैरबल को देखा। उसने झट नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, फिर सही। माहिर उसके करीब से गुजर के बाहर निकल गया। बैरबल अब भी उससे निगाह न मिला सका था। ज़रीना फरीद खामोशी से उसके तासुरात देख रही थी। वो इन तासुरात को पहचानती थी। वो जानती थी किसका फ़ोन था। वो उसे जब पुकारेगी वो जाएगा। कशमाला, क्या हम बात कर सकते हैं? इंटरकॉम में आवाज़ उभरी। माला के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। सहारे के लिए दीवार पे हाथ रख लिया। मैं ऊपर नहीं आऊँगा, ना आना चाहता हूँ। हम बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे बात कर सकते हैं, सारी दुनिया के दरमियान। उसकी आवाज़ में तकान थी। मुझे बदर के बारे में बात करनी है। वो बहुत देर बाद कुछ कहने के काबिल हुई। कहा,
यहाँ करीब में एक कैफ़े है, नारंगी मोटरसाइकिल वाला, उसके वहाँ नहीं। वो तेज़ी से बोली। वो ज़िया सुल्तान से उस जगह मिलकर उस कैफ़े को हमेशा के लिए आलूदा नहीं कर सकती थी। उसके सामने एक कबाब शॉप है, वहाँ आ जाओ, मैं इंतज़ार करूँगा। वो रुका। तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं है, अब किसी को मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। आवाज़ खामोश हो गई। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, बेयकीन शल। फिर खिड़की से नीचे झांका। वो गली में दूर चलता जा रहा था, रुख मुतय्यन करदा कबाब शॉप की जानिब था। गर्दन झुकी और चाल मस्त थी, सुस्त थी। फिर उसने मोबाइल उठाया, उंगलियां कांप रही थी। माहिर के नंबर पे उंगली रखी। मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा। मालिक फरीद की आवाज़ समात में गूंजी। अगर ज़ियाद ने माहिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगा, ये सोचे बगैर कि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। माला ने झरझरी ली। उसे माहिर को इस सब में मुलविस नहीं करना चाहिए था। यह उसकी जंग थी, उसे खुद लड़नी थी। नारंगी मोटरसाइकिल और फूलों से सजा कैफ़े मामूल की तरह पुररौनक था। उसके सामने एक कबाब रेस्टोरेंट था। फासला इतना ना था, लेकिन हर कदम भारी था, हर सांस बोझल थी। वो कितनी ही देर रेस्टोरेंट के दहाने पे खड़ी रही, गहरे सांस लेती, तनफ्फुस नॉर्मल करती। लंबा भूरा कोट पहने, सर पे ऊनी टोपी जमाए, वो एक हाथ सीने पे रखे हुए थी। धड़कन बेकाबू थी। उसे लगा था अब वो उससे नहीं डरती थी, लेकिन वो निडरपन जो इतने बरसों से ज़ियाद सुल्तान के सलाखों के पीछे होने के बाइस उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया था, वो गायब हो चुका था। रेस्टोरेंट ओपन एयर था। खिड़कियों के नाम पे बड़े बड़े चौखटे बने थे, जिनसे फॉस्फोरस का पानी दिखाई देता था। छत नदारत थी, अलबत्ता ठंड के बायस छत की जगह प्लास्टिक की शफाफ शीट डाली गई थी, जो लटक के खिड़कियों को भी ढांके हुए थी। शीट मुसलसल इस्तेमाल से कदरे गदली हो गई थी और बाहर का मंजर धुंधला दिखा रही थी। दरवाजे की जगह भी शीट का पर्दा लटक रहा था। माला ने उसे उठा के देखा तो मंजर वाजे हुआ। दूर एक खिड़की के साथ मेज़ पर ज़िया सुल्तान मौजूद था। माला अंदर आई, शीट छोड़ दी। वो खड़कती हुई लहरा के नीचे आन गिरी। अब वो उस प्लास्टिक की दीवारों वाले ढाबे नुमा रेस्टोरेंट में कैद थी। ज़ियाद उसे देख के उठ खड़ा हुआ। दरमियान में चंद मेज़ें थी और लकड़ी के सतून, जिनको बनाने की ज़रूरत ना थी कि उन्होंने किसी छत को सहारा न दे रखा था। 2-3 अंगीठियाँ रास्ते में रखी थी, उनमें कोयले दहक रहे थे। उनकी वजह से अंदर का मौसम निस्बतन गर्म था। वो वैसा ही था या शायद नहीं था। छोटी छोटी दाढ़ी, पहले से दुबला चेहरा, आंखों तले हल्के, एक थका हारा इंसान। उसे देख के सर झुका दिया। वो खौफ जो ज़ियाद की आवाज़ सुनने से यहाँ आने तक उसके दिल को जकड़े हुए था, वो एकदम ज़ाहिल सा हो गया। ये तो एक शिकस्त खोरदा मर्द था, एक इंसान की परछाई। वो उससे डर रही थी। धड़कन खुद ब खुद हमवार हो गई और तनफ्फुस नॉर्मल। वो तेज तेज चलती मेज़ तक आई। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 15 मिनट हैं, जो कहना है इसी में कहो। वो सामने बैठी, कोट का बटन भी नहीं खोला, न बैग कंधे से उतारा, गर्दन सीधी रखी और चेहरा सपाट। ज़ियाद ने आंखें उठा के उसे देखा। कैसी हो? तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते, तुमने मुझे बदर के लिए बुलाया, उसके बारे में बात करो। ज़ियाद ने गर्दन झुका दी। हमारा बेटा, मेरा बेटा, वो सिर्फ मेरा बेटा है, क्योंकि तुम तो अपनी तरफ से उसकी जान ले चुके थे। मैं उसको दुनिया में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे गुनाह उसका ताक़ुब करते रहेंगे। वो ज़ख्मी आंखों से उसे देख रहा था। आवाज़ हल्की थी और चेहरे पे तारीकी। तुम्हारे गुनाह हम सबका पीछा करते रहेंगे। ज़ियाद, मेज़ पे रखे गुलदान के फूल एकदम मुरझा गए थे, गर्दन झुकाए किसी सोगवार मरीज़ की तरह। क्या जानते हो तुम बदर के बारे में? किसी ने मुझे जेल में ख़त लिखा था कि वो उसके पास है। वो आंखों की पुतलियां सुकेड़े उसे देखे गई। वो एक पुराना दुश्मन है और वो कोई चाल चल रहा है। वो उसी पस्त आवाज़ में कह रहा था। शायद बदर उसके पास है, शायद नहीं। मैं उस शख्स का एतबार नहीं कर सकता। वो बहुत शातिर और मकार है। ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा हो। बदर उसके पास नहीं हो सकता। वो तुम्हें मज़ीद फंसा सकता है। तुम कौन है वो? आलियान। हवा का तेज़ झोंका आया। खिड़कियों पे लटकी शीट खड़कती हुई ऊंची उठी और वापस गिर गई। कौन आलियान? कबीरा बेगम का बेटा। वो भी मेरी माँ के पास कैद था। उसने निगाहें झुका दी, हिलाल की तरह। ज़ियाद ने सर झुकाए, गर्दन हिलाई। और अब वो नया सरकार बन चुका है। मैंने सुना है वो ऐसा दावा कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ख़तरनाक आदमी है। तुम्हें उससे एहतियात करनी होगी। और तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी कब से हो गई ज़ियाद? कशमाला। वो उसे देख के रह गया। मैं बदर को ढूंढ लूँगा। उसको का ढूंढना मेरे गुनाहों का कफ़ारा है मेरे लिए। वो उन्हीं निगाहों से उसे देखती रही। मैं सिर्फ एक माँ यहाँ हूँ, एक असाइनमेंट पे। तब तक इससे तलाश कर लूँगा। आलियान से भी मैं निमट लूँगा। मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस देकर ही जाऊँगा, और जब जाऊँगा तो पलट के कभी नहीं आऊँगा। तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं है।
वो खामोश रही और वो बोलता रहा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो जेल गया था। अपनी माँ को अपने हाथों से मारने का बोझ बहुत बड़ा होता है, चाहे माँ नगीना सुल्तान ही क्यों ना हो। इस बोझ ने मुझसे बहुत से काम छुड़वा दिए। मेरी ज़िंदगी मेरी सबसे बड़ी सज़ा है। मुझे एक तवील उम्र अब खुद अपने पछतावों के साथ गुजारनी है। उम्र कैद। मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं बदर को तुम्हें वापस ला दूँगा। एक बहरा अंगीठियों के दरमियान से गुजरता उन तक आया। ऑर्डर का पूछने लगा कि माला ने हाथ उठा के रोक दिया। वो मुंह बनाए वापस पलट गया। यानी तुम बदल गए हो? पता नहीं कशमाला, उसने सर झटका, मगर मैं इन कामों को पीछे छोड़ आया हूँ। फिर चेहरे पे एक रमक सी उभरी। मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, बस वही मेरा कफ़ारा है। फिर उसने जेब में हाथ डाला। एकदम कशमाला के सारे असाब तन गए, लेकिन आज जब वापस आया तो उसमें एक खत का लिफाफा था, ना कि पिस्तौल। माला के लबों से गहरी सांस आज़ाद हुई। मैंने कभी तुम्हें चाइल्ड सपोर्ट पे नहीं की, क्योंकि तुम्हें मेरी कमाई नहीं चाहिए थी। उसने लिफाफा माला के सामने रखा। ये वो पैसे हैं जो मुझे तुम्हें देने चाहिए थे, बदर के लिए। माला ने चुपती नज़रों से लिफाफे को देखा, फिर उसे। ये मेरी ब्लड मनी से नहीं है, मैंने लाहौर वाला घर बेच दिया, ये उसके पैसे हैं। कशमाला ने सीने पर बंधे बाजू खोले, 2 उंगलियां उस लिफाफे पे जमाई। उस घर की दीवारों में तुम्हारी माँ के काले धागों की गिरह बंदी अज़ात उंगलियों से उसे ज़ियाद की तरफ वापस धकेला। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये पैसे लूँगी? ज़ियाद की गर्दन मज़ीद ढलक गई। क्या तुम मुझे किसी तरह कफ़ारा नहीं अदा करने दोगी? वो हल्का सा मुस्कुराई। कफ़ारा? गुनाहों की सज़ा? मैं बदल गया हूँ। उसने सर झटका। मुझे तुम्हारे एक लफ्ज़ पे भी एतबार नहीं है। ये सब तुम्हारा कोई नया फरेब है। मुझसे दूर रहो ज़ियाद। दोबारा राब्ता करने की कोशिश ना करना। कुर्सी धकेल के वो खड़ी हुई। अभी आगे बढ़ी थी कि वो पीछे से पुकार उठा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकोगी? वो कोयलों की दहकती अंगीठी के साथ रुक गई। धुआं उठ उठ के फिजा में गुम हो रहा था। खुदा भी इंसान को माफ़ कर देता है कशमाला, फिर इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकता? जानता हूँ मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगी? मैं कसम खाता हूँ मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मुझे अपनी माँ की माफ़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या तुम? उसकी रंधी हुई आवाज़ टूट गई। माला ने पलट के उसे देखा। वो आवाज़ से खड़कती प्लास्टिक की खिड़की के साथ खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। जो तुमने मेरे साथ किया, इसकी कोई माफ़ी नहीं है ज़ियाद, दूर रहो मुझसे। और अंगीठी की एक तरफ से निकल के आगे बढ़ के शीट का पर्दा हटाया। ठंडी हवा ने सड़क पे उसका इस्तकबाल किया। वो अब मज़ीद कैद नहीं थी, वो रिहा हो चुकी थी। सड़क पे चलते हुए वो बार बार पीछे पलट के देखती थी। वो धुंधली शीट के पार वहीं बैठा था, उसके पीछे नहीं आया था। अलबत्ता अपार्टमेंट पहुंचते हुए उसका सांस फूल चुका था। कोट उतारने से पहले उसने मोबाइल निकाला और उस नंबर पे उंगली रख दी। जब ये तय था कि वो उसे सब बताएगी, तो वो उसे सब बताएगी, मालिक फरीद को अच्छा लगे या बुरा। हेलो। सरसरी से हेलो से मालूम होता था कि वो लोगों के दरमियान बैठा है। ज़ियाद मेरे अपार्टमेंट आया था, उसने फूले सांसों के दरमियान बस इतना कहा। माहिर ने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जब तक उसने कोट उतारा, माहिर का मैसेज मौसूल हुआ। दरवाज़ा लॉक करो, बाहर मत निकलना, मेरा ETA 14 मिनट है। उसने भीगी आंखों से सर अस्बात में हिला दिया। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हर शय पे गालिब आ गया। धप से किसी ने मेज़ पर किताब रखी तो वो उछला, एक कान से हैंड्स फ्री फिसला और फर्श पे लड़क गया। वो जल्दी से झुका, हैंड्स फ्री उठाया, फिर सीधा हुआ तो देखा सामने जर्द रंगत और भूरे बालों वाली लाइब्रेरियन उसको घूर रही थी। 1 घंटे से 13 किताबें लेकर बैठे हो और अभी तक मेज़ पे फैली किताबों की गिनती की, 4 का डाटा भी एंटर नहीं हुआ। कर रहा हूँ मैम, कर रहा हूँ। उसने लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड कर दी और जल्दी से किताबें तरतीब से रखने लगा। बहुत सुस्त हो तुम, अगर यही हाल रहा तो मैं जल्द तुम्हारी रिप्लेसमेंट तलाश कर लूँगी। घूर के उसे देखती वो पलट गई। सॉरी मैम, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, आइंदा शिकायत नहीं होगी। देखेंगे। उसने पलटे बगैर हाथ जला दिया। सुनहरी बालों वाले नौजवान ने सर झुकाए किताबें समेटी, फिर वापस पलटा। स्वेट पैंट्स, हुडी और स्नीकर्स में मलबूस, आंखों पे ऐनक लगाए, उसके बाल रूखे फीके से माथे पे बिखरे थे। लाइब्रेरियन के दूर जाते उसके नादिम तासुरात सपाट हो गए। स्क्रीन वापस खोली। सामने लाइब्रेरी का पोर्टल खुला था, जिसमें उसे एक एक करके तमाम किताबों का इंदराज करना था। उसने सपाट चेहरे के साथ विंडो बंद की और एक दूसरी विंडो खोली। स्याह स्क्रीन, उस पर मैसेजेस की कतार, साथ ही हैंड्स फ्री कान में दबाया। तुम लाइन पे हो? चेहरे पे मुट्ठी रखे इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोला कि उसके फरिश्तों और जिन्नात दोनों को सुनाई न दी होगी। जाहिर है। इंद्रानी की बेजार आवाज़ गूंजी। तुमने हमें फंसा दिया है आलियान, पुलिस के पास तुम्हारा स्केच है। उस स्केच से कुछ भी नहीं होगा। मगर ज़िया शहर में आ गया। इंद्रानी कुछ बोल न सकी।
क्या उसने रब्ता करने की कोशिश की? वहीं देख रहा हूँ, नए मैसेजेस में उसका कोई मैसेज नहीं है। इतना अरसा जेल में रहा है वो, उसको क्या मालूम कि तुम्हारे साथ इंटरनेट पर कैसे रब्ता करना है। मैंने उसे ख़त पहुंचाया था नूरानी कि उसका बेटा मेरे पास है, उसे मुझसे रब्ता करना चाहिए था। अब्रू इकट्ठे किए, वो कदरे झुंझलाया हुआ था, ऐनक में स्क्रीन का झलक रहा था। टच पैड पे उंगली फेरता वो मैसेजेस नीचे किए जा रहा था। ये आम आवाम के मैसेज थे। जहाँ जहाँ तक उस गुमनाम जादूगर की खबर फैलती वहाँ से मैसेज आने लगते। किसी को किसी की खुशियों से हसरत था, किसी को अपने लिए दुनिया कमानी थी और किसी को मोहब्बत हासिल करनी थी। हर मैसेज करने वाला उस शख्स का रेफरेंस ज़रूर देता था जिसने उसे सरकार के पास भेजा होता था। वो रेफरेंस शुदा शख्स के नाम से बता सकता था कि कौन ज़िंदगी में कितना आगे था, कितना पढ़ा लिखा था, कितनी दुनिया खरीद चुका था। और उसे ऐसे ही क्लाइंट्स चाहिए थे जिनके लिए पैसा मसला ना हो। वो यूं ही हर क्लाइंट नहीं लेता था। बेजारी से वो फालतू मैसेजेस को आर्क्यू करता जा रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था आलियान, ये बच्चे वाला खेल ना खेलो। हम ज़ात की दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। रिलैक्स, सब ठीक जा रहा है। जो करना है जल्दी करो, हमें उस बच्चे वाले मामले से निकलना है आलियान। आलियान ने कॉल काट दी, फिर टेक लगाई, उंगलियां मरोड़ते हुए अंगड़ाई ली। दाएं बाएं फुर्सत से देखा, दूर दूर तक किताबों के रैक थे, लकड़ी का फर्श, मध्यम रोशनी, पुरसुकून की खामोशी। इर्द गिर्द की तमाम मेज़ें खाली थी। उसने चेहरा वापस स्क्रीन पर झुकाया और विंडो स्क्रॉल करने लगा। दफतन मुड़ ठहरा, अब्रू इकट्ठे हुए। तेज़ी से अंदरानी को वापस कॉल मिलाए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखो किसका मैसेज आया। दिखाओ। अंदरानी की चुकन्नी आवाज़ सुनाई दी। अगले ही लम्हे उसके मुंह से हाँ निकला। दुनिया गोल है आलियान, वो बस इतना कह सकी। आलियान ने जवाब नहीं दिया। वो मुंह पे मुट्ठी रख के आंखें छोटी किए उस मैसेज को घूरे गया। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। मेरी एक दोस्त ने आपसे काम करवाया था, रेफरेंस का नाम भी दर्ज था, और उसकी बातों से मैं भी आपकी और आपके जदीद तरीक़ों की मुतक़द हो गई हूँ। मुझे एक रिश्तेदार पे जादू करवाना है, ऐसा अमल जिससे उसकी दुनिया जल के राख हो जाए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कबीरा सादान, इसका मैसेज डिलीट कर दो। हमने इसके करीब भी नहीं जाना। अंदरानी की आवाज़ उसके कान में गूंज रही थी, लेकिन वो स्क्रीन को देखे जा रहा था। क्या ये जानती है कि मैं कौन हूँ? नामुमकिन। मैं कह रही हूँ इसको डिलीट, मगर उसकी उंगलियां टाइप कर रही थी और अंदरानी दम साधे अपने मोबाइल पे नज़र आते उसके अल्फाज पढ़ रही थी जो शेयर शुदा स्क्रीन की वजह से उसको दिखाई दे रहे थे। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे आपके दुश्मन का नाम, एड्रेस और तस्वीर चाहिए। आलियान, क्या कर रहे हो? अंदरानी का एहतजाज मध्यम होता जा रहा था। उसकी कीस दबाती उंगलियों की आवाज़ गालिब आ गई थी। कॉल बेल नहीं बजी। निचला दरवाज़ा शायद खुला था। माहिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया और ठक ठक हाथ की पुष्ट से दरवाज़ा बजाया। वो जो लिविंग रूम में दाएं बाएं टहल रही थी भाग के दरवाजे तक आई। तुम ठीक हो? चौखट में खड़े माहिर ने पहले उसे फिर उसके कंधे के पीछे देखा। माला ने इस बात में गर्दन सर हिलाया और रास्ता छोड़ दिया। वो चंद कदम अंदर आया, फिर ज़मीन पर फैली सब्जियों को देख के चौंका। बूट ऊंधी गिरी टोकरी के करीब रुक गए। क्या उसने अंदर आने की कोशिश की? ओह नहीं, सॉरी, मुझसे हुआ था, समेटना भूल गई। वो आगे बढ़ी, लेकिन वो उससे पहले झुक गया और गिरे हुए सब्ज पत्ते उठाने लगा। उसने कहा उसे बदर के बारे में बात करनी है। मैंने उसे एक कबाब शॉप पे बुलाया था, वहाँ मिली मैं उससे। मैंने कहा था बाहर मत निकलना। माहिर ने गर्दन उठा के अफसोस से उसे देखा। मैंने तुम्हें कॉल उससे मुलाकात के बाद की थी माहिर, मुझे उसका सामना करना था, मैं उससे नहीं डरती। माहिर सब्जी समेट के सीधा हुआ। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ी उंगली पर फाख्ता वाला नेकलेस लपेट रही थी। दूसरे हाथ से बार बार कानों के पीछे बाल अड़सती। दिखाई दे रहा है? क्या कहा उसने? अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। माहिर ने कोट नहीं उतारा, गोया रुकने का इरादा ना था। यहीं कि वो बदल गया है, माफ़ी मांगी, मुझे पैसे देने की कोशिश की, और ये कि आलियान जो कि कबीरा ताई का बेटा था उसकी माँ के पास गया था और अब वो नया सरकार बन चुका है। वो किसी रोबोट की तरह बोलती सारी रोदात सुनाती गई। वो बगौर उसे देख रहा था, उसकी पलकों की लर्जिश को, उसकी उंगलियों के जो नेकलेस की जंजीर लपेट रही थी गोल गोल। उसने कहा वो खुद को बदल रहा है। क्या वो वाकई बदल सकता है? उसकी आंखों में उम्मीद भरी हिचकिचाहट थी। माहिर फरीद तलखी से मुस्कुराया, निगाह घुमा के हर कोने में रखे सरसब्ज पौधों को देखा। इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकते माला, ज़िया सुल्तान भी कभी नहीं बदलेगा। माला की जंजीर लपेटती उंगली गिर गई, कंधे ढलक गए। जानती थी, सर झटका तलखी से। एक उम्मीद से बंधी थी, वो बदर का बाप था। अगर कभी वो एक अच्छा इंसान बन जाए तो कल को बदर, मगर नहीं। उसने कहा वो बदर को ढूंढने में मदद
तुम्हारा बेटा उसी के पास है। माला चेहरा उठा के उसे देखने लगी। माहिर ने हल्के से कंधे अचकाए। जानता हूँ तुम नहीं मानोगी, मगर मुझे ऐसे मत देखो, ये सब याद ने। तुम उसका नाम क्यों नहीं लेते? वो बोलते बोलते ठहर गया। अल्फाज एकदम जहन से खता हो गए। उसे हमेशा तुम्हारा बेटा कहते हो। उसका नाम बदर है, बदर। फिर माला की आंखों में जख्मी सा तासुर उभरा। यह शायद इसलिए कि उसका पूरा नाम बदर ज़ियाद सुल्तान है। तुम्हारे लिए वो हमेशा ज़ियाद का बेटा रहेगा। वो चल हमें उसकी जख्मी आंखों में देखता रहा, फिर गर्दन घुमा के दाएं बाएं देखा। एक कमरा है अपार्टमेंट में। हाँ, उसका अंदाज दफाई था। कमरे में कितनी अलमारियां हैं? एक, मगर गुड। कितनी देर में अपना सामान पैक कर लोगी? सामान क्यों? क्योंकि तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरी जगह का बंदोबस्त कर लिया है। और उंगली उठा के तनबीह की। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। मगर मैंने 2 माह का किराया दिया हुआ है। कितने मिलियन? माला के कंधे खफगे और शर्मिंदगी से ढलक गए। वो मुझे हर जगह तलाश कर लेगा, जता के याद दिलाया। तुम्हारी मदद करूं सामान पैक करने में, या खुद कर लोगी? तुम्हें सामान पैक करना आता है? मैं समझी तुम्हारे मुलाजिम ये काम करते होंगे। टेक्निकली तुम भी मेरी मुलाजमत करती हो, सो खुद कर लोगी। गुड, मैं इधर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये टीवी चलता है? नहीं, वो चटक के कहती आगे बढ़ गई। माहिर ने लिविंग रूम की मेज़ से रिमोट उठाया और बटन दबाया। स्क्रीन रोशन हो गई। उसने सवालिया नज़रों से कमरे को देखा, जिसका दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद हुआ था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो सोफे पर टेक लगाए, टांग पे टांग जमाए बैठा था और निगाहें टीवी स्क्रीन पे जमी थी। जब वो बाहर आई, इस दौरान वो कई दफ़ा अंदर बाहर आती रही थी, लेकिन इस दफ़ा शायद वो आखिरी दफ़ा बाहर आई थी, क्योंकि एक सूटकेस और एक होल्ड ऑल बैग साथ था। माही ने प्याली रखी और फुर्सत से बैग को देखा। ब्राउन क्यों? वो उठ खड़ा हुआ तो वो गर्दन उठा के उसे मुंतज़िर से देखने लगी। क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो कि महफूज तरीन जगह ही लेकर जाऊंगा? मैं कितना भागूंगी उससे, और मुझे उससे ख़तरा नहीं है। भरोसा है या नहीं? वो चल हमें उसकी आंखों में देखती रही, फिर इस बात में सर हिला दिया। हलक में गीली गेंद सी अटक गई। ज़रूरी सामान उठाया या बस अपने मुलाजमों से कहना मेरे पौधे लेते आएंगे? मर्द ज़ात से भरोसा टूटने के बाद एक दूसरे मर्द पे एतबार करने की आदत डालना कितना मुश्किल था। खौफजदा कर देने वाला, तकलीफ़ देने वाला। उसके अंदर डरी सहमी औरत बार बार अपने बाजू फैलाए ऊपर उठती कि किसी तरह तकलीफ़ मिलने से पहले ही उसको बचा ले, लेकिन उसे उस औरत को खामोश रहने को कहना था। अगर वो खुद को हिफाजती किलों में कैद कर देगी तो ज़िंदगी में कभी कुछ नया नहीं कर सकेगी, कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकेगी। वो अपना कोट उठाए बाहर आई तो माहिर ने देखा उसका रंग भी भूरा था, ऊँट जैसा भूरा। मगर उसने कुछ कहा नहीं। वो एक ही सवाल बार बार नहीं दोहरा सकता था। भरोसा है तुम पे, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर सर झटक के सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये तय था कि वो उसे वहाँ पहुँचने से पहले नहीं बताएगा। माला के ज़हन में बहुत सी जगह आई जहाँ वो उसे ले जा सकता था। वो नहीं जानती थी कि वो उसे उस जगह ले जा रहा था जो उसके जहन में कभी आ ही नहीं सकती थी। किस चीज़ की ख्वाहिश है आपके दिल को? अंधेरे कमरे में लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी के सिवा कुछ दिखाई न देता था। वो रोशनी भी इतनी ही थी कि कुर्सी पर टांगें लंबी करके नीम दराज आलियान के चेहरे को चमका रही थी। अब ऐनक गायब थी और बाल पीछे रखे थे। टीवी, टी शर्ट और जीन्स में मलबूस वो किसी लिविंग रूम में बैठा था जो कि अंधेरे के बायस ठीक से दिखाई नहीं देता था। स्क्रीन पे एक कबीरा सादान का चेहरा था। वो गालबंद मोबाइल ऊंचा पकड़े हुए थी। पीछे चेस्टरफील्ड सोफे की ऊंची पुश्त और पर्दे दिखाई देते थे। छोटे कटे बाल, मेकअप से स्याह आंखें और कानों में बड़े नगीनों वाले टॉप्स। स्क्रीन पे आलियान का कैमरा ऑफ था। वो उन्हें देख सकता था, लेकिन कबीरा को सिर्फ उसका नाम दिखाई दे रहा था। इस कारोबार की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि क्लाइंट ये फ़र्ज़ करके आता था कि आमिर को उसका अगला पिछला सब मालूम है, सो वो आमिर से अपना नाम, पता, हसब नसब कुछ नहीं छुपाता था। क्या तुम हर क्लाइंट से वीडियो कॉल करते हो? पहले सवाल मैंने पूछा है। क्या चाहिए आपके दिल को? वो सांस लेने को रुकी। चंद लम्हे आंखें छोटी किए स्क्रीन को देखे गई। मुझे किसी की ज़िंदगी जला के राख करनी है। वेरी बोल्ड। वो सताइश से मुस्कुराया। वरना मेरे क्लाइंट्स अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरत के पत्तों से लपेटते हैं। मुझे इंतकाम लेना है क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ। मुझे मोहब्बत ख़रीदनी है क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे इंसाफ तब मिलेगा जब वो तबाह होगा, वगैरह वगैरह। मगर आप बहुत डायरेक्ट हैं। आपको मालूम है कि आपको किसकी ज़िंदगी तबाह करनी है, और वो भी जादू से। वेरी बोल्ड। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। जज नहीं कर रहा, तारीफ़ कर रहा हूँ। बताइए किसकी ज़िंदगी तबाह करनी है?
मेरी एक रिश्तेदार थी हुरे जहाँ, उसकी बेटी का नाम, उसकी माँ का नाम, तस्वीर, और इस वक्त वो जहाँ मौजूद है वहाँ का एड्रेस चाहिए होगा। महबीना मुबीन, वो कनाडा में। ऐसे नहीं, मुझे मैसेज करें, मगर करना क्या है उसके साथ? वो लम्हे भर को खामोश हुई। वो ज़िंदगी में तरक्की कर रही है, उसका घर है, बच्चे हैं, जॉब है, ये सब कुछ। अनाया मेरी बेटी के पास भी हो सकता था, लेकिन ये माही को मिल गया, यानी मोबीना को। बस कुछ ऐसा करो कि ये सब उससे छिन जाए। छिन के आपकी बेटी को फिर भी नहीं मिलेगा। उनकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी। उसे कैसे मिलेगा? देना ऊपर वाले का काम है और छीनना मेरा। वो मुस्कुरा दी। अलबत्ता इस मुस्कुराहट में जख्म थे। क्या दुश्मनी है आपकी उस लड़की से? वो बगौर स्क्रीन को देख रहा था, जैसे उनकी आंखों को पढ़ रहा हो। उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वह हर रोज़ कुछ पोस्ट करती है, कभी अपने बच्चों की तस्वीरें, कभी जॉब की कामयाबियाँ, कभी अपने शौहर के साथ ट्रैवल पे ली गई वीडियोस। जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। जब उसके पास ये सब नहीं रहेगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। क्या ये गलत है? गलत तो वो है जो तस्वीरें लगा रही है। उससे इतना एहसास नहीं कि दुनिया महरूम लोगों से भरी पड़ी है। फिर वो मुस्कुराया। बेफिक्र रहिए, हम उसको भी महरूम कर देंगे। मैं अमल शुरू करवा देता हूँ, लेकिन अमल को मैच्योर होने में 1 माह लगेगा। वेरी फास्ट। अमूमन आमिल 3 से 6 महीने माह का वक्त लेते हैं। बताया ना, जदीद दौर, जदीद तरीके। गुड नाइट। उसने स्क्रीन फोल्ड कर दी। अब हर तरफ अंधेरा था। चंद हमें सिर्फ आलियान के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर मोबाइल स्क्रीन रोशन हुई। एक दफ़ा फिर उसका चेहरा नीली रोशनी में चमका। अब वो एक नंबर मिला रहा था। क्या चाहते हो तुम? जरीना फरीद की घबराती हुई आवाज़ स्पीकर पे सुनाई दी। वो हंस दिया। एक सॉफ्ट रिमाइंडर देना था। तुमने मुझे इस माह की पेमेंट नहीं की। शादी तक हर माह पेमेंट करनी थी। मैं तुम्हारे रिटेनर पे हूँ माय डियर। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इसलिए ऐसे मत बोलो। मेरा दिल बुरा हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए दोबारा मुझे कॉल मत करना। और वो पेमेंट्स जो तुम मुझे करती आई हो, कोई बैंक ट्रांसफ़र, कोई वायर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? आलिया ने एक लम्हे को चुप हो गया, सर खुजाया। इसीलिए तुम कैश पेमेंट्स करती थी। तुम्हें उस दिन का डर था जब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा। मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं, पता नहीं तुम कौन हो। मेरे पास हमारी मुलाकातों की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ज़ारा। जब मैं तुमसे मिली ही नहीं तो यकीनन वो तुमने डीप फेक की होंगी। आजकल AI से हर चीज़ मुमकिन है। ज़ारा का लहजा बिल्कुल पुरसकून था। आलियान के चेहरे पे तनाव दराया, माथे पे बल पड़े। 2 माह बाद तुम्हारी शादी है। पेमेंट करने की बजाय तुम मुझसे उलझ रही हो। दबा दबा सा घर आया। जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो किस चीज़ की पेमेंट करूं? ज़ारा के लहजे में हैरानी थी। आलियान ने गहरी सांस ली। ठीक है, रिटेनर ना सही, तुम मुझे यकमुश्त अदायगी करो। एक रकम का फिगर भेज रहा हूँ। मुझे सुबह तक ये चाहिए। अगर ना मिले तो कल सुबह 10 बजते ही मैं तुम्हारी हकीकत खोल दूँगा। तुम्हें मुझसे 1 पाउंड नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है माहिर की, वो तुम्हारा कभी यकीन नहीं करेगा। किसने कहा मैं माहिर के पास जाऊँगा? दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। सुबह 10 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। बाय माय डियर। मुस्कुरा के कॉल बंद की। मोबाइल स्क्रीन बुझ गई। एक दफ़ा फिर से अंधेरा छा गया। अब सिर्फ वो था और उसकी सोचें। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। होपफुली कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में और देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।